नमस्कार मित्रों, मैं राकेश कुमार। कोरोना क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके बीच बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा का जीव विज्ञान विषय लेकर आया हूं, जिसमें 15वां अध्याय जैव विविधता चल रहा था, जिसमें कुछ प्रश्न और बाकी हैं। तो आज का जो सवाल है कि जैव विविधता का ह्रास या विनाश किस प्रकार से हो रहा है, एक सवाल ये है। इसके बाद है कि पवित्र उपवन से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले सवाल में बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पवित्र उपवन या निकुंज वन से आप क्या समझते हैं। ये द्विउत्तरीय सवाल है, 5 नंबर का सवाल है। तो पहला सवाल आप लोग सभी विद्यार्थी लिखने का काम करेंगे कि पवित्र उपवन क्या है। पवित्र उपवन से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें, ये आपका सवाल है। तो पवित्र उपवन किसको कहते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। पवित्र उपवन वनों का वैसा भूभाग जिसमें पेड़ पौधा एवं जीव जंतुओं को सुरक्षा प्रदान किया जाता है। वनों का वैसा भूभाग का मतलब भूमि का हिस्सा, भूमि का टुकड़ा। अब जैसे मान लिया जाए ये इतना बड़ा क्षेत्र है, इसमें सघन वन, घने जंगल हैं, और अगर घने जंगल होंगे तो इसमें अनेक प्रकार के जीव जंतुओं का आवास होगा। अर्थात कहने का मेरा मतलब ये है, अभिप्राय ये है कि वनों का वैसा भूभाग, जैसे कोई एक क्षेत्र है, कोई खेत है, तो वनों का वैसा भूभाग जिसमें पेड़ पौधा एवं जीव जंतुओं को सुरक्षा प्रदान किया जाता है, जिसे पवित्र उपवन कहा जाता है। इसे निकुंज वन के नाम से भी जाना जाता है। इस पवित्र उपवन को निकुंज वन के नाम से भी जाना जाता है। निकुंज वन। पवित्र उपवन की अगर बात करते हैं तो ये जो पवित्र उपवन है, इसे लगाने के लिए, जैसे हम लोग अगर पवित्र उपवन लगाना चाहते हैं तो इसे लगाने के लिए अलग से स्थान छोड़ दिया जाता है, और इसमें अनेक प्रकार की वनस्पतियां उगाई जाती है। पवित्र उपवन का विस्तार भारत के पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी हिमालय, इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, असम है, इन सभी कर्नाटक है, इन सभी क्षेत्रों में पवित्र उपवन का विस्तार पाया जाता है। तो सबसे पहला जो सवाल था कि पवित्र उपवन से आप क्या समझते हैं, परिभाषा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वनों का वैसा भूभाग जिसमें पेड़ पौधा एवं जीव जंतुओं को सुरक्षा प्रदान किया जाता है, जिसे पवित्र उपवन कहा जाता है। इसे निकुंज वन के नाम से भी जाना जाता है। पवित्र उपवन को लगाने के लिए अलग से स्थान छोड़ दिया जाता है, और इसका विस्तार भारत के कई राज्यों में पाया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश इत्यादि। ये जो पवित्र उपवन है, कहता है इसकी शुरुआत प्राचीन काल से माना जाता है। पवित्र उपवन की जो शुरुआत होती है प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक एवं धार्मिक एक परंपरा मानी जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हमारे सनातन धर्म में या हिंदू संप्रदाय में बहुत सारे ऐसे वृक्ष होते हैं जिसकी पूजा की जाती है। तो ये कहा क्या जा रहा है, कहता है पवित्र उपवन की जो शुरुआत हुआ था प्राचीन काल से धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा मानी जाती है। बहुत सारे ऐसे वृक्ष होते हैं जिसकी पूजा की जाती है हमारे देश में, जैसे नीम है, पीपल है, बरगद है इत्यादि। इसके अलावा अगर हम राजस्थान की बिश्नोई जाति की बात करें, राजस्थान में एक बिश्नोई जाति पाया जाता है जो खेजरी वृक्ष, खेजरी एक प्रकार का वृक्ष होता है जिसे लोग काटते नहीं हैं, उसके डंठल को उठाना पाप समझते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसी अवधारणा है, ऐसा लोग मानते हैं कि लकड़ी काटने से, लकड़ी को उठाने से विभिन्न प्रकार की आकस्मिक घटनाएं घट जाती है। इसलिए उसमें खास करके ऐसा मानते हैं कि इसमें देवी देवताओं का निवास होता है। तो मुख्यतः जो सांस्कृतिक है, धार्मिक परंपरा है,
उन सभी वनों को काटने से डरते हैं लोग, तोड़ने से डरते हैं, उठाने से डरते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई तोड़ लिया, काट लिया तो अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है, कुछ भी घटना घट सकता है। तो इसीलिए पवित्र उपवन के अंतर्गत जितनी सारी वनस्पतियां होती हैं, जीव जंतु होते हैं, उसका संरक्षण किया जाता है। और ये जो पवित्र उपवन है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि पवित्र उपवन का विस्तार कहाँ कहाँ, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कहता है ये जो पवित्र उपवन है, इसे जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। इसे जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव कि पवित्र उपवन को और किस नाम से जानते हैं, तो निकुंज वन। और दूसरा ऑब्जेक्टिव कि जैव विविधता का भंडार किसे कहा जाता है, तो पवित्र उपवन को। और पवित्र उपवन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। और अगर भारत के राज्य की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, असम इत्यादि, इन सभी क्षेत्रों में पवित्र उपवन जो है पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो सवाल है पवित्र उपवन जो है संपन्न होता है। और मैं आशा करता हूं ये प्रश्न का उत्तर जो है आपको समझ में आ गया होगा। और इस बात का ख्याल रखें कि पवित्र उपवन में हमें हर स्थिति में पेड़ पौधा का विस्तार करना चाहिए, क्योंकि जितना हम लोग पेड़ पौधा का विस्तार करेंगे उतना ही हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा, स्वच्छ रहेगा और हम लोगों के जीवन में खुशहाली का रंग लाने का कार्य करेगा। तो पवित्र उपवन ये जो क्वेश्चन है आपका क्लियर होता हुआ। अब आगे की ओर चलते हैं। जैव विविधता का ही टॉपिक है, कुछ प्रश्न और है। अब अगला सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल आप सभी विद्यार्थी लिखने का काम करेंगे कि जैव विविधता का ह्रास किन कारणों से हो रहा है। जैव विविधता का ह्रास, ह्रास का मतलब होता है विनाश। तो जैव विविधता का ह्रास किन कारणों से हो रहा है, तो जैव विविधता का ह्रास प्रमुख या निम्नलिखित कारणों से हो रहा है। अब जैसे जैव विविधता के अंतर्गत आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, परिभाषा में बताया होगा कि प्राकृतिक प्रदेशों में पाए जाने वाले पादप, जंतु तथा सूक्ष्म जीवों की बहुलता को जैव विविधता कहा जाता है। तो अगर पादप है, जंतु है, सूक्ष्म जीव है, इसका संरक्षण करना अति आवश्यक है, बचाव करना अति आवश्यक है। अब हम लोग ये सोचेंगे कि आखिर ये पादप, ये जंतु का ह्रास कैसे हो रहा है, विनाश कैसे हो रहा है, विनाश का प्रमुख जिम्मेवार कौन है। तो प्रश्न का उत्तर आप लोग इस ढंग से लिखने का कार्य करेंगे कि जैव विविधता का ह्रास कई प्रमुख कारणों से हो रहा है या निम्नलिखित कारणों से हो रहा है। पहला है जनसंख्या में वृद्धि, मानव जनसंख्या में वृद्धि। पहला बिंदु, पहला पॉइंट याद रखिएगा, पहला पॉइंट हो गया मानव जनसंख्या में वृद्धि। अब इसमें क्या लिखेंगे, आज मानवों की जनसंख्या काफी तीव्र गति से वृद्धि हो रहा है, दिन दुना रात चौगुना। अर्थात कहने का मतलब ये कि मानवों की जनसंख्या में विस्फोट हो रहा है। पिछले क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि मानव की जनसंख्या जब अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है, मानवों की जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाना ही कहलाता है जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन ब्लास्ट। तो मानवों की जनसंख्या काफी तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। और आप जरा सोचें कि जब मानव की जनसंख्या बढ़ेगा, मानव की जनसंख्या जब तीव्र गति से बढ़ेगी तो उन सभी जीवों के लिए, जो मानव की जनसंख्या में वृद्धि हुआ, उन सभी जीवों के लिए रहने के लिए क्या चाहिए, आवास, खाने के लिए क्या चाहिए, भोजन, और पहनने के लिए क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए। अर्थात उसके दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो मानवों की जनसंख्या में वृद्धि जैव विविधता के विनाश का पहला कारण हुआ। तो इसमें क्या लिखिएगा कि आज मानवों की जनसंख्या में काफी तीव्र गति से वृद्धि हो रहा है, जिसके कारण वह विभिन्न प्रकार के कई संसाधनों को काफी तीव्र गति से खपत कर रहा है। और आज मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए संसाधनों का बेहताशा
करने पर उतारू हो चुका है। अर्थात कहने का मतलब ये कि जनसंख्या बढ़ेगा तो उसे रहने के लिए आवास चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए। अर्थात कहने का मतलब जितने सारे संसाधन हैं, और आप पढ़े हैं कि संसाधन सीमित होता है। संसाधन क्या होता है? संसाधन सीमित होते हैं और चाहत असीमित होता है। संसाधन सीमित है लेकिन इच्छा क्या है? असीमित है। आज तक मानव के स्वार्थ की पूर्ति कभी नहीं हुआ है। स्वार्थ की पूर्ति कभी मानव का, जो मानव की लालसा है, इच्छा है, कभी भी परिपूर्ण नहीं हुआ है। तो मानव जो है हर प्रकार के संसाधनों का आज विदोहन कर रहा है। मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वनों का अंधाधुंध कटाई कर रहा है। तो बहुत से ऐसे कारण बनते हैं जो जैव विविधता का क्या कर रहा है? विनाश कर रहा है। तो पहला बिंदु, मानव जनसंख्या में वृद्धि। इसमें क्या लिखेगा? यह आज मानवों की जनसंख्या में काफी तीव्र गति से वृद्धि हो रहा है, जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों का अंधाधुंध खपत कर रहा है, और जिससे हमारा जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब है दूसरा पॉइंट, दूसरा बिंदु। पहला पॉइंट हो गया मानव जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा बिंदु हो गया दावा नल। क्या है? दूसरा पॉइंट में लिखिएगा दावा नल। दावा नल देकर के डैश कीजिएगा आप लोग। दावा नल में क्या होता है? अचानक जंगलों में आग लग जाना। अचानक जंगलों में आग लग जाना। अब देखिए ये जंगल है, अभी आपने पढ़ा पवित्र उपवन के बारे में। अब जैसे घनाघोर जंगल है, अचानक जंगलों में आग लग जाना ही क्या कहलाता है? दावा नल। अचानक जंगलों में आग लग जाने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है दावा नल। और जब आप सोचिए कि जब अचानक, अब ये जंगल में अचानक आग कैसे लगता होगा? जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण आज क्या हो चुका है? असंतुलित हो चुका है। तापमान में काफी इजाफा, तापमान में काफी वृद्धि हो जाता है। अर्थात गर्मी बहुत ज्यादा, हॉट बहुत ज्यादा हो जाता है। घर्षण की वजह से, चिंगारी की वजह से जंगलों में क्या लग जाती है? आग लग जाती है। अर्थात जब जंगल में आग लग जाते होंगे तो इसमें जितने सारे छोटे छोटे वनस्पतियां होंगी, पेड़ पौधे होंगे, या इसके नीचे रहने वाले जो जीव जंतु होंगे, क्या उन जीवों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि नकारात्मक? सकारात्मक का मतलब होता है लाभ और नकारात्मक का मतलब होता है हानि। आप जरा सोचिए कि जब जंगल में आग लगेंगे, पेड़ पौधा की पत्तियां मुरझा जाएगी, इसके अंतर्गत रहने वाले जीव जंतुओं पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो दावा नल, तो जब पेड़ पौधा विनाश होगा, जीव जंतु मरेंगे, तो जैव विविधता का क्या होगा? विनाश होगा। जैव विविधता का क्या होगा? ह्रास होगा। तो दावा नल के बारे में क्या लिखेगा? अचानक जंगलों में आग लग जाना ही दावा नल कहलाता है। इससे जीव जंतु के साथ साथ पेड़ पौधा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब है तीसरा बिंदु। तीसरा बिंदु हमारा है आवासों का विनाश। आवासों का विनाश। अब जरा सोचिए, ये जंगल है, ये जंगलों का आवास कैसे उजड़ गया? दिन प्रतिदिन जंगलों का जो रफ्तार है, जितने सारे वन थे, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए 33% वन चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान में है लगभग 24%। तो आवासों का विनाश में क्या हुआ कि जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण आवासों का विनाश माना जाता है। आवास का विनाश किन कारणों से हो रहा है? अब जैसे देखिए, कृषि का विस्तार। आपने पहला पॉइंट में पढ़ा कि मानव की जनसंख्या जब बढ़ेगा, कोई भी जीव जंतु जब प्रजनन करेगा, जनसंख्या बढ़ेगा, तो उसे खाने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तब भोजन चाहिए, अनाज चाहिए, तो अनाज कहाँ उगता है? खेत में उगता है। खेत में उगाने पाते हैं। अर्थात अब ये जंगल है, इस जंगल को काट करके खेत बनाया जाएगा कृषि कार्य करने हेतु। जब ये पेड़ कटेंगे तो जैव विविधता का क्या होगा? ह्रास होगा। तो कृषि के विस्तार करने से, रेल मार्ग के विस्तार करने से, है ना, कल कारखाना के विस्तार करने से, जहां जहां कल कारखाना स्थापित करना है, वहां पे बाय द वे 100 पेड़ है, 200 पेड़ है, सभी जंगलों को क्या करते हैं लोग? काट देते हैं और काट करके कल कारखाना का विस्तार कर देते हैं।
तो इससे हमारा आवास का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। और आवास का विनाश होगा तो जैव विविधता का क्या होगा, ह्रास होगा। तो आवासों का विनाश में आप क्या लिखिएगा, जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण आवासों का विनाश भी माना जाता है, जिसमें कृषि के विस्तार, रेल के विस्तार, कल कारखाना के विस्तार होने से जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। अब है अगला पॉइंट, आप लोग लिखने का काम करेंगे चौथा बिंदु में, सह विलुप्तता। सह विलुप्तता को एक्सटिनेशन। सह विलुप्तता क्या है? सह विलुप्तता क्या है? जब एक ही प्रजाति का पौधा, जब एक ही प्रजाति का पौधा विलुप्त हो जाता है, जब एक ही प्रजाति का पौधा विलुप्त हो जाता है तो उस पर आधारित रहने वाले जीव जंतुओं का भी विनाश हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? जब एक ही प्रजाति का पौधा विलुप्त हो जाता है तो उस पर आधारित रहने वाले जीव जंतु भी विलुप्त हो जाते हैं, जिसे सह विलुप्तता कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई मधुमक्खी है या कोई कीट पतंग है जो परागण की क्रिया कुछ प्रमुख पौधों पर ही निर्भर करता है। तो अगर बाय द वे इस पौधा की प्रजाति अगर समाप्त हो जाए, अगर इस पौधा की प्रजाति समाप्त हो जाए, जिस पौधा से उसे भोजन की प्राप्ति हो रही थी, अगर ये पौधा समाप्त हो जाए तो क्या वो जीव जंतु टिक पाएंगे? नहीं। अर्थात जब एक ही प्रजाति का पौधा विलुप्त हो जाता है तो उस पर आधारित रहने वाले जीव जंतु भी क्या हो जाते हैं? विलुप्त का मतलब गायब, समाप्त हो जाते हैं, जिसे सह विलुप्तता कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? सह विलुप्तता कहा जाता है। तो ये अभी आपने पढ़ा कि पवित्र उपवन का वर्णन करें। पवित्र उपवन से आप क्या समझते हैं? पवित्र उपवन का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल हुआ कि जैव विविधता का विनाश किस प्रकार से हो रहा है, किन किन कारणों से हो रहा है, जिसकी व्याख्या करें। दो सवाल हो गया, दीर्घ सवाल। इसके बाद अगला सवाल आप लोग लिखने का काम करेंगे, ऊष्मा गति के पहला नियम को लिखें। ऊष्मा गति के प्रथम नियम और ऊष्मा गति के दूसरा नियम। तो ऊष्मा गति का प्रथम नियम क्या कहता है? ऊष्मा गति का प्रथम नियम, ऊर्जा, इसमें क्या कहता है? प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न विनाश होता है। इस नियम के अनुसार आप लोग लिखने का काम करेंगे, इस नियम के अनुसार ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न विनाश होता है, बल्कि एक स्थान से या एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है, या एक स्थान से दूसरा स्थान स्थानांतरण होता है। ऊष्मा गति के प्रथम नियम में आप क्या लिखिएगा? इस नियम के अनुसार ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न तो विनाश होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में इसका स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण का मतलब स्थान का अदला बदली करके इसका रूप में फॉर्मेशन होता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान इसका स्थानांतरण होता है, किसका? ऊर्जा का, जिसे ऊष्मा गति का पहला नियम कहा जाता है। ऊष्मा गति का पहला नियम, इस नियम के अनुसार न तो ऊर्जा का निर्माण होता है और न ऊर्जा का विनाश होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में इसका स्थानांतरण होता है, जिसे ऊष्मा गति का पहला नियम कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ऊष्मा गति का दूसरा नियम। ऊष्मा गति का दूसरा नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार पारितंत्र में, अब ये पारितंत्र क्या है? इकोसिस्टम।
पारितंत्र, जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक घटक के मिश्रण को पारितंत्र कहा जाता है। जैविक और अजैविक घटक के मिश्रण को पारितंत्र कहा जाता है। ऊष्मा गति का दूसरा नियम में हम क्या बोलने जा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इस नियम के अनुसार पारितंत्र में प्रत्येक पोषी स्तर को, पोषी स्तर का मतलब जो जीव होता है, प्रत्येक पोषी स्तर को मात्र 10% ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इस नियम के अनुसार पारितंत्र में प्रत्येक पोषी स्तर को मात्र 10% ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और 10% ऊर्जा की प्राप्ति होती है तो बचा कितना, 90%। शेष 90% ऊर्जा व्यावहारिक रूप में खपत होता है। शेष 90% ऊर्जा जैसे तैसे व्यावहारिक रूप में खपत होता है, जिसे ऊष्मा गति का दूसरा नियम कहा जाता है। ऊष्मा गति का पहला नियम हो गया, ऊष्मा गति का दूसरा नियम। ऊष्मा गति का दूसरा नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार पारितंत्र में प्रत्येक पोषी स्तर को मात्र 10% की ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और शेष 90% ऊर्जा जैसे तैसे व्यावहारिक रूप में खपत होता है, जिसे ऊष्मा गति का दूसरा नियम कहा जाता है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने 3 से 4 सवाल पढ़ा, जो कि आगामी बिहार बोर्ड की जो परीक्षा होगी उसमें ये सभी संभावित प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। और किसी प्रकार का सवाल अगर आपको डाउटफुल लगे तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। और इस बात का ख्याल रहे, इस बात का ध्यान रहे कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और खराब लगे तो डिसलाइक करें। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं राकेश कुमार कोरोना क्लासेस बाय आर कुमार के इस नए यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए आज मैं आपके बीच बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा का इतिहास विषय लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का पठन पाठन कर रहे थे, जिसमें कई प्रकार के सवालों की चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज का सवाल है सर्वहारा वर्ग। पहला अध्याय का ही क्वेश्चन है, सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। सर्वहारा वर्ग क्या है। सभी विद्यार्थी कॉपी कलम निकाल लेंगे और सबसे पहला सवाल लिखेंगे कि सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं या सर्वहारा वर्ग क्या है। ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे। सर्वहारा वर्ग समाज में रहने वाले या रहने वाला, समाज में रहने वाला वैसा वर्ग, समाज में रहने वाला वैसा वर्ग जिसमें गरीब, किसान तथा मजदूर शामिल होता है। समाज में रहने वाला वैसा वर्ग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर रहता है, यानी समाज में रहने वाला वैसा वर्ग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर पाया जाता है, सर्वहारा वर्ग कहलाता है। इसके पास ज्यादातर अपनी इसकी निजी संपत्ति नहीं होती है, जिसके वजह से इसकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती है। तो 2 अंक का सवाल है मित्रों कि सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो आप इसका उत्तर इस ढंग से लिखिएगा कि समाज में रहने वाला वैसा वर्ग जिसमें, समाज में रहने वाला वैसा वर्ग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर शामिल होता है, जिसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। इसके पास कोई निजी संपत्ति अपना नहीं होता है, जिसके कारण इसकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती है। तो इस प्रकार से 2 अंक का सवाल जो है समापन होता है। अगला जो क्वेश्चन है इसी टॉपिक से संबंधित है, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या है। 2 नंबर का सवाल है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बात का ध्यान रखेंगे। साम्राज्यवाद क्या है। तो साम्राज्यवाद के बारे में ध्यान पूर्वक देखेंगे बोर्ड पर कि साम्राज्यवाद में यहाँ पे एक छोटा सा
एक बड़ा और एक छोटा, ये बड़ा देश और ये छोटा देश। जब कोई बड़ा देश किसी छोटा देश पर जबरन अधिकार कर लेता है, जबरदस्ती अधिकार कर लेता है, जब कोई बड़ा देश किसी छोटा देश पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेता है, जिसे साम्राज्यवाद कहा जाता है। साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ होता है शोषण करना। साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शोषण करना। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाएगा कि साम्राज्यवाद का अर्थ होता है शोषण करना। अब इसको अच्छे ढंग से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी हमने कहा कि जब कोई बड़ा देश किसी छोटा देश पर अपना अधिकार जमा लेता है, हुकूमत जमा लेता है, उसकी सारी जायदाद, उसकी सारी संपत्ति पर जब अपना अधिकार जमा लेता है, उसी को कहा जाता है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। साम्राज्यवाद जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साम्राज्य और दूसरा है वाद। साम्राज्य का मतलब क्या? किसी राजा का साम्राज्य होगा। साम्राज्य का मतलब क्या? किसी राजा का अधिकार क्षेत्र। और वाद का मतलब होता है बढ़ाना। तो राजा के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करना, बढ़ाना क्या कहलाता है? साम्राज्यवाद कहलाता है। चाहे साम्राज्य के विस्तार करने के लिए चाहे वह युद्ध करना पड़े या विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करना पड़े, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता पर अपना अधिकार जमाना पड़े, वह हर तरीके के हथकंडे को अपनाता है और अपने साम्राज्य का क्या करता है? विस्तार करता है। तो 2 अंक का सवाल है मित्रों कि साम्राज्यवाद क्या है। तो साम्राज्यवाद के बारे में आप यही लिखिएगा कि जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर अपना जबरन अधिकार कर लेता है, जिसे साम्राज्यवाद कहा जाता है। और साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ होता है शोषण करना। इसको इस तरीके से भी हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा रूप, उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा रूप साम्राज्यवाद कहलाता है। आप ऐसे भी परिभाषा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आया उपनिवेशवाद, एक बिंदु आया उपनिवेशवाद। तो यहाँ पे 2 अंक का सवाल यही बन सकता है कि उपनिवेशवाद क्या है। तो उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उपनिवेशवाद कहा जाता है। उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहा जाता है। अब ये प्रश्न फिर उठ सकता है कि उपनिवेश क्या है? उपनिवेश, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश को अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक उपनिवेश बनाकर रखा। उपनिवेश का मतलब ये कि हम भारत देश के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा हम सभी नागरिकों को हमारी संपत्ति पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर, यानी हर तरीके से वह जो है शोषण करने का काम किया। चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वह धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा शोषण करने का काम किया गया, अधिकार जमाने का काम किया गया। उसी को कहा जाता है उपनिवेश। और हमारा भारत देश इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन का 200 वर्षों तक उपनिवेश बना करके रखा था। ठीक है। तो अभी तक पहला सवाल आप लोगों ने पढ़ा था सर्वहारा वर्ग और दूसरा सवाल पढ़ा आप लोगों ने साम्राज्यवाद। तो साम्राज्यवाद क्लियर हो गया होगा। साम्राज्यवाद में एक बड़ा देश और एक छोटा देश जबरदस्ती उस पर जब अधिकार जमा लेता है, जब कोई शक्तिशाली देश के द्वारा किसी कमजोर राष्ट्र पर अधिकार जमा करके उसकी सारी अर्थव्यवस्था, सारी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लेता है, उसी को कहा जाता है साम्राज्यवाद। और साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ होता है शोषण करना। तो इस प्रकार से पहला बिंदु सर्वहारा वर्ग और दूसरा बिंदु साम्राज्यवाद समापन होता है। इसके बाद अगला जो बिंदु हमारा अगला जो प्रश्न है, सभी विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे और तीसरा सवाल लिखेंगे। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में सभी विद्यार्थी लिखने का कार्य करेंगे। क्वेश्चन को लिखिएगा, ये सवाल भी आई है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? अभी तक एक बिंदु आया ऑस्ट्रिया, और आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो मुख्य रूप से इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में
ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि मेटरनिख एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था, जिसका कहना था किसी भी देश या राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। साथ ही साथ में नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का राजा था, फ्रांस का शासक था, इसके द्वारा विकास के आंदोलन चलाए गए। यूरोप की राजनीति में काफी बदलाव लाया गया, काफी परिवर्तन किया गया, शिक्षण संस्थान खोले गए, लेकिन उन सभी विकास के आंदोलन को मेटरनिख के द्वारा दबाने का काम किया गया। तो आप इन बिंदुओं से अवगत हो सकते हैं कि सवाल कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, अहम रोल अदा क्या किया। आप जैसा कि देखेंगे, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिख, वह एक योग शासक नहीं बल्कि अयोग शासक था। इस बात का ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि चांसलर जो बना था 1809 में और 1815 से लेकर 1828 तक जो इसका काल था, सफलता का काल था। काफी सफलता हासिल प्राप्त किया था। लेकिन 1815 से 1848 तक का काल क्या कहलाता है? मेटरनिख काल कहलाता है। मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। और वियना सम्मेलन का नेतृत्व मेटरनिख के द्वारा किया गया था। वियना सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? मेटरनिख ने किया था। लेकिन आपका सवाल यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे आपका सवाल है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो हम प्रश्न से ही चलेंगे कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा, बाधा का मतलब रुकावट, बाधा का मतलब रुकावट। यह एक निरंकुशवादी राजा था। कैसा राजा था? निरंकुशवादी। निरंकुशवादी का मतलब ये, जिस शासक के ऊपर किसी प्रकार का अंकुश ना लगाया जाए, कोई हस्तक्षेप ना कर सके, जो कहेगा वही कहेगा, वही उसका, जैसे वह सर्वोसर्वा होगा, जो कह देगा रात तो रात दिन तो दिन, अर्थात कहने का मतलब उस राजा के प्रति कोई आवाज नहीं उठा सकता है। उसी प्रकार का शासक था, निरंकुशवादी शासक मेटरनिख था। इसमें एक लाइन में तो आप प्रश्न से ही जोड़िएगा कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख जो एक निरंकुशवादी शासक था, अब सबसे पहले प्रश्न से आप क्या लिखिएगा कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। और एकीकरण के पीछे बताए होंगे कि एकीकरण का अर्थ होता है विकास। एकीकरण का अर्थ क्या होता है? विकास। तो एकीकरण के पीछे जो एकीकरण था, एकीकरण का मतलब क्या? इटली जो देश था, इटली है, जर्मनी है, उसके एकीकरण के पीछे ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा हाथ था। इसका ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा हाथ था। मतलब क्या हुआ कि जो देश है इटली और जर्मनी, इसके विकास में सबसे बड़ा रुकावट, सबसे बड़ा बाधा डालने वाला कौन था? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था, जो एक निरंकुशवादी शासक था। जैसे ही मेटरनिख का पतन होता है, वैसे ही इटली और जर्मनी के मार्ग का जो विकास है, वह रास्ता क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि जब तक कि मेटरनिख की सत्ता को मिटाया नहीं जाएगा, तब तक इटली और जर्मनी का एकीकरण का जो सपना है वह पूरा नहीं होगा। तो इटली और जर्मनी के विकास में या एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? भूमिका यही देखा गया कि वह सबसे बड़ी बाधा थी। और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख जो एक निरंकुशवादी शासक था, जो एक ऐसा शासक, निरंकुशवादी शासक था। इसका कथन था कि फ्रांस जब एक बार छींकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। इसका स्टेटमेंट था, याद रखिएगा। और इस प्रश्न में आप ये लिखिएगा कि इसका कथन था कि फ्रांस जब एक बार छींकता है तो पूरा यूरोप ही संक्रमित हो जाता है। और जब तक कि मेटरनिख का पतन नहीं हो जाता, तब तक इटली और जर्मनी का एकीकरण का सपना पूरा नहीं होगा। जैसे ही मेटरनिख का पतन होता है, वैसे ही इटली और जर्मनी के एकीकरण का सपना पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 2 अंक का सवाल ये भी संपन्न होता है। अब चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखते चलेंगे। अगला जो प्रश्न है वो लिखेंगे, वियना कांग्रेस, अगला सवाल लिखेंगे, वियना कांग्रेस
वियना कांग्रेस का आयोजन क्यों किया गया था? इसके उपलब्धि को लिखें। वियना कांग्रेस कहिए या वियना सम्मेलन कहिए। वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815, याद रखिएगा। वियना कांग्रेस का आयोजन क्यों किया गया था? इसके उपलब्धि को लिखें। तो सबसे पहले वियना कांग्रेस के बारे में आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि वियना कांग्रेस का लक्ष्य क्या था। तो 1789 से लेकर के 1815 तक जो भी घटना घटा है उसको दोहराया ना जाए, और नेपोलियन के द्वारा जो भी विकास के आंदोलन चलाए जाए उन सभी आंदोलनों को क्या किया जाए? दबा दिया जाए, और यूरोप में जैसा स्थिति है वैसा ही स्थिति रहने दिया जाए। विकास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह वियना कांग्रेस का लक्ष्य था। अब यहाँ पे जो सवाल कह रहा है कि वियना कांग्रेस का आयोजन क्यों किया गया था? वियना कांग्रेस का आयोजन या वियना सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया था? तो वियना सम्मेलन का उद्देश्य था कि नेपोलियन के द्वारा यूरोप के राजनीति में जो परिवर्तन लाया गया है, उसे मिटा दिया जाए। देखिए, वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया था? तो वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन का आयोजन इसलिए किया गया था क्योंकि नेपोलियन के द्वारा यूरोप की राजनीति में जो परिवर्तन लाया गया था, उस परिवर्तन को क्या किया जाए? मिटा दिया जाए, और साथ ही साथ में जैसा स्थिति है वैसा ही स्थिति रहने दिया जाए। और इसकी उपलब्धि क्या थी? तो इसकी उपलब्धि यही था, पहला बिंदु याद रखिएगा, नेपोलियन के द्वारा जीता गया क्षेत्र वापस किया जाए। नेपोलियन के द्वारा जीता गया क्षेत्र क्या किया जाए? वापस किया जाए। और दूसरा बिंदु, इटली को 300 छोटे छोटे राज्यों में खंडित कर दिया जाए। इटली को 300 छोटे छोटे राज्यों में खंडित कर दिया जाए। और तीसरी बात, लोगों के द्वारा या प्रजातंत्र के द्वारा जो गणतंत्र की मांग की गई थी, उसका विरोध किया जाए। हमें गणतंत्र नहीं चाहिए, हमें चाहिए राजतंत्र। राज का मतलब राजा और तंत्र का मतलब शासन। किसका शासन? राजा का शासन। तब उपलब्धि में पहला बिंदु क्या हुआ? उपलब्धि में पहला बिंदु कि नेपोलियन के द्वारा जीते गए क्षेत्र को छीन लिए जाए या वापस कर लिया जाए। और दूसरी बिंदु, इटली को 300 छोटे छोटे राज्यों में खंडित कर दिया जाए। और तीसरा बात, प्रजातंत्र के द्वारा जो गणतंत्र की मांग की जा रही है, उसका विरोध किया जाए। और चौथा बात, रूस को पोलैंड का एक भाग मिला, और अतः इस प्रकार से प्रतिक्रियावादी शक्ति का उदय हुआ। तो ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद हम सभी विद्यार्थी लोग आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें इस अध्याय में बहुत सारे महान व्यक्ति भी हैं, और इसमें लुई फिलिप है, चार्ल्स दशम है, कुछ योग शासक है तो कुछ अयोग शासक भी हैं, जो कोई देश का विनाश कर रहा है तो कोई देश का विकास कर रहा है। तो देश के विनाशक के तौर पे सबसे ज्यादा अगर क्षति पहुंचाया तो मेटरनिक था। इसके बाद और भी विभूति आते हैं, और भी महान व्यक्ति आते हैं जो इटली और जर्मनी के एकीकरण विकास के सपना को पूरा करने का अपना भूमिका निभाते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज इन्हीं सारे शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।